जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ए ने वांग जिमिंग के ऊपर कंबल डाल दिया। ये देखकर वांग जिमिंग ने कमजोर होकर कहा, दीदी, मुझे ठंड नहीं लग रही है, मैं बस थोड़ा डर रहा हूँ। डरो मत। जियान ए ने वांग जिमिंग के कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। कुछ ही देर बाद पूछताछ कक्ष के बाहर गलियारे में हंगामा मच गया। दूसरे पक्ष का परिवार पहले पहुंचा और पूछताछ कक्ष को अवरुद्ध कर दिया। कैप्टन वांग, एक पार्टी के रिश्तेदार यहाँ आए हैं। वे अपने बच्चों को बाहर देखने के लिए चिल्ला रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी वांग ली के पास गया और फुसफुसाया। वांग ली ने ऊपर देखा। वे किस पक्ष से हैं? पुलिस अधिकारी ने कोने में बैठे युवकों की ओर देखा और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। जब वांग ली ने ये सुना, तो वह गहरी आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने दस्तावेज को मेज पर बंद कर दिया और बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। पुलिस अधिकारी ने तुरंत पीछा किया। तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ लिया? मैंने सुना है कि मेरा बेटा अस्पताल में है। क्या हो रहा है? मुझे अपने बेटे को देखने दो। उन्हें किसने मारा? भुगतान करो। उन्हें भुगतान करना होगा। गलियारे में पुरुषों और महिलाओं का एक समूह इकट्ठा होकर चिल्ला रहा था। एक नज़र में वहां 10 से अधिक लोग थे। 2 वर्दीधारी पुलिस अधिकारी पूछताछ कक्ष के दरवाजे की रखवाली कर रहे थे, लेकिन वे नहीं हिले। उन्होंने इन लोगों के अशिक्षित शोर को अनसुना कर दिया। अगले ही पल दरवाजा खुला और वांग ली उदास भाव के साथ बाहर चला गया। आप किस बारे में बहस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो किस तरह की जगह है? एक जोरदार चीख ने शोर मचा रहे सभी लोगों को चौंका दिया। हालांकि चुप्पी केवल 1 सेकंड के लिए ही रही। अगले ही पल सभी लोग होश में आ गए। जब उन्होंने देखा कि वांग ली प्रभारी थे, तो वे पागलों की तरह आगे बढ़े। ये देखकर दरवाजे पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उन्हें रोक दिया। मेरा बेटा कहाँ है? क्या मेरा बच्चा घायल है? क्या ये गंभीर है? जल्दी मेरे बेटे को जाने दो। उसे पीटा गया और फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामलों को कैसे संभालती है? यह सही है। उन्हें जाने दो। लोगों के एक समूह ने वांग ली पर चिल्लाया। उनके बीच 2 पुलिस अधिकारी हैं। उन सभी के चेहरे पर उग्र भाव और अनुचित स्वर थे। वे असभ्य थे और इस जगह को पुलिस स्टेशन के रूप में नहीं मानते थे। पुलिस कप्तान वांग ली से डरना तो दूर की बात थी, उनकी छवि अनियंत्रित नागरिकों की थी। ये देखकर वांग ली की निगाहें ठंडी हो गईं और उन्होंने गुस्से में चेतावनी देते हुए कहा, यदि आप यहाँ हंगामा करना जारी रखेंगे, तो मैं कानून में बाधा डालने के लिए आप सभी को हिरासत में ले लूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो कोशिश करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दृश्य तुरंत शांत हो गया, क्योंकि वांग ली के चारों ओर का आभामंडल बहुत मजबूत था। साथ ही उसकी पुलिस की वर्दी और सख्त लुक ने उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दिया था। दूसरा पक्ष अवचेतन रूप से आधा मीटर पीछे हट गया। महिलाओं में से एक, जो अभी सबसे ज्यादा बहस कर रही थी, अपने स्वर को नर्म किए बिना नहीं रह सकी और वांग ली से बोली, अधिकारी, हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं। पुलिस अधिकारी ने सिर्फ इतना कहा कि वे अभी अस्पताल से वापस आए हैं, माता पिता के रूप में। हम चिंतित कैसे नहीं हो सकते? हाँ। बाकी लोगों ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। वांग ली की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसने सबकी ओर अपनी निगाहें घुमाईं। फिर उन्होंने कहा, वे ठीक हैं। गलियारे में बेंच पर चुपचाप बैठो। मैं तुम्हें बाद में बच्चों से मिलने दूंगा, लेकिन अगर तुमने फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत की, तो कोई भी आज जाने के बारे में नहीं सोच सकता। इसके साथ ही
वांग ली घूमे और पूछताछ कक्ष में प्रवेश किया। मोटा दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। जियान ए ने इसे स्पष्ट रूप से सुना था। जब उसने वांग ली को प्रवेश करते देखा, तो वह उसे देखने से खुद को नहीं रोक सकी। अप्रत्याशित रूप से वांग ली सीधे जियान ए की ओर चले गए। ये देखकर वांग जिमिंग ने अवचेतन रूप से जियान ए का हाथ पकड़ लिया। वांग ली जियान ए के पास गए और जटिल दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सामग्री काफी रोमांचक थी और उसकी जांच को छिपाना मुश्किल था। जियान ए ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी ओर देखा। उसने कुछ भी नहीं कहा या उसे परेशान नहीं किया। वह बस उसे ऐसे ही देखती रही। अंत में वांग ली ने दूसरी ओर देखा और शांति से कहा, अपने माता पिता को भी सूचित करें। जियान ए स्तब्ध रह गया और बोला, हम हैं परिवार। क्या मेरे चचेरे भाई ने अभी फोन नहीं किया? वह वास्तव में बाई झोउ को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे दूसरों को भी परेशान करने की जरूरत होगी। अंत में वह फिर भी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने माता पिता को बुलाएं। वांग ली ने जियान ए को गंभीरता से देखा और हर शब्द पर जोर दिया। जियान ए को वांग ली के स्वर में आदेश महसूस हो सकता था। वास्तव में वह समझ गई कि वांग ली ने अपने माता पिता से मिलने की जिद क्यों की। यह कोई और नहीं बल्कि सर्विलांस कैमरे का दृश्य था। उनके लिए उन्हें सबक सिखाना उचित था, लेकिन वे शुरुआत में सामान्य आंखों से दिखाई देने वाले दृश्य को समझा नहीं सके। उस समय ली योंगकियांग वांग जिचेन के सिर पर ईंट से वार करने ही वाला था कि तभी जियान ए अचानक सामने आ गया। यहाँ तक कि देखने वालों ने भी नहीं देखा कि वह कैसे दिखाई दी और कहां से निकल गईं। निगरानी कैमरे के नीचे जियान ए एक भूत की तरह लग रहा था जो पतली हवा से प्रकट हुआ था। ये बहुत असामान्य था। जियान ए को अच्छी तरह से पता था कि जब उसने वह दृश्य देखा तो उसने वास्तव में जल्दबाजी में अपनी मानसिक साधना तकनीकों का उपयोग किया था। अगर वह एक सेकंड भी देर से होती, तो वांग जिचेन का सिर फट जाता। इसलिए इस समय उसने वांग ली के उसके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव को समझा। उसे लगता होगा कि वह एक राक्षस थी। जियान ए ने हमेशा की तरह आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, मैं पुलिस के साथ सहयोग करूंगा। ये सुनकर वांग ली ने होश में लौटने और मेज के पीछे लकड़ी की कुर्सी पर बैठने से पहले जियान ए को फिर से गहराई से देखा। जियान ए ने अपना फोन निकाला। यह देखकर वांग जिमिंग ने पूछा, दीदी, क्या आप चाची को बुलाने जा रही हैं? वह कैसे संभव है? जियान ए ने हंसते हुए कहा, वह निश्चित रूप से अपनी मां को इसके बारे में नहीं बताएगी। हालांकि जब उसने नीचे देखा, तो उसने देखा कि उसके फोन पर एक अपठित संदेश था। जियान ए ने संदेश खोला और देखा कि यह जी हाओयू का था। शाम के 11:05 हुए थे। ये तब था जब वह बगल के सोफे पर सो रही थी। शायद वह गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसने मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं सुना। संदेश ही था 3 शब्द, क्या आप सो रहे हैं? ये देखकर कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया, जी हाओयू ने सोचा कि वह सो रही है, और वह वास्तव में उस समय सो रही थी। जियान ए ने मुस्कुराने से पहले 2 सेकंड के लिए अपने फोन पर संदेश को देखा। वह खड़ी हुई और पूछताछ कक्ष के कोने तक चली गई। उसे जी हाओयू का नंबर मिला और उसने उसे डायल किया। 2 रिंग के बाद कॉल उठाया गया। जी हाओयू की धीमी और सेक्सी आवाज आई, आपके पास मेरे लिए क्या निर्देश हैं? पहले की तुलना में जी हाओयू की आवाज स्पष्ट रूप से थोड़ी कर्कश थी। जियान ए बता सकता था कि वह पहले ही सो चुका था और उसकी आवाज से जाग गया था। मुझे आपकी नींद में खलल डालने के लिए खेद है। यह एक आपातकालीन स्थिति है।
मुझे अब आपकी जरूरत है, जियान ए ने क्षमा मांगते हुए फुसफुसाया। जब जी हाओयू ने ये सुना, तो वह तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने समय देखा तो पता चला कि लगभग रात के 1 बज रहे थे। वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुम्हें इस समय मेरी जरूरत है? इससे मेरी कल्पना जंगली हो जाती है। जियान ए ने अपनी आंखें घुमाईं। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन में चाय पी रहा हूँ। क्या आप आकर मुझे ले जा सकते हैं? जियान ए ने अपना मुंह ढक लिया और कोने में छिप गई। यहाँ तक कि उसने कायरतापूर्ण स्वभाव दिखाते हुए जानबूझकर अपनी आवाज भी धीमी कर ली। पुलिस स्टेशन। जब जी हाओयू ने ये सुना, तो वह तुरंत खुश हो गए और उनका स्वर सामान्य हो गया। क्या हुआ? जियान ए ने सच्चाई से कहा। मैंने किसी के साथ लड़ाई की। पुलिस ने मुझसे अपने माता पिता को सूचित करने के लिए कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां को चिंता हो। इसके अलावा बाई झोउ चीनी नागरिक नहीं है। मुझे डर है कि अगर वह आएगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। अगर यह आपके लिए सुविधाजनक है, तो आएं और मुझे बचाएं। कौन सा पुलिस स्टेशन? जी हाओयू ने जल्दी से पूछा। जियांग्यांग रोड पुलिस स्टेशन। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फोन रखने के बाद जियान ए ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। शायद यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था, लेकिन जब उसने जी हाओयू के मदद के लिए आने के बारे में सोचा, तो उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। हालांकि उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह पूरी तरह से समझ गई थी कि जी हाओयू किस तरह का व्यक्ति था। उसके साथ इतने लंबे समय तक बातचीत करने के बाद जियान ए कम से कम ये तो बता सकती थी। हालांकि वह आमतौर पर तुच्छ दिखता था, फिर भी वह गंभीर मामलों में काफी विश्वसनीय था। जैसे ही जियान ए ने फोन रखा, पूछताछ कक्ष का दरवाजा फिर से खुल गया। कियाओ युआन काले ऊनी कोट में पुलिस स्टेशन पहुंची। अंकल, कियाओ। जब उसने कियाओ युआन को देखा, तो वांग जिमिंग तुरंत दौड़कर उसकी बाहों में गिर गई। कियाओ युआन ने भी वांग जिमिंग को गले लगाया। उनके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे। उन्होंने वांग जिमिंग की पीठ धीरे से थपथपाई और उसे धीरे से सांत्वना दी। ये ठीक है, अंकल कियाओ यहाँ हैं। वांग जिमिंग पहले से ही डरे हुए थे। वह कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई थी और शुरू से ही घबराई हुई थी। अब जब उसने कियाओ युआन को देखा, तो वांग जिमिंग की तनावग्रस्त नसें शांत हो गईं और वह तुरंत रो पड़ी। वांग जिचेन कुर्सी पर बैठे और कियाओ युआन की ओर देखा। इस समय उसे अंततः यकीन हो गया कि वह उस अंकल कियाओ को नहीं जानता जिसके बारे में उसकी बहन बात कर रही थी। वे दोनों जैविक भाई बहन थे, इसलिए जिन लोगों को वे जानते थे वे वही होने चाहिए। आखिरकार उनके माता पिता का तलाक हुए अभी आधा साल ही हुआ था। नमस्ते महोदय। इस समय वांग ली खड़े हुए और कियाओ युआन का स्वागत करने के लिए उनके पास चले गए। ये देखकर कियाओ युआन ने धीरे से सिर हिलाया। हेलो अधिकारी, मैं वांग जिमिंग, वांग जिचेन और जियान ए का माता पिता हूँ। कियाओ युआन ने उन तीनों के बारे में बात की। चूंकि वह यहाँ था, स्वाभाविक रूप से उसे उन तीनों को ले जाना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से इस समय वांग जिमिंग ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे की लाली कियाओ युआन की आंखों में पड़ गई, जिससे उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। हालांकि बर्फ के उपचार के बाद वांग जिमिंग के चेहरे की सूजन काफी हद तक कम हो गई थी। फिर भी यह स्पष्ट था कि उसे पीटा गया था। किसने आपको टक्कर मारी? कियाओ युआन की आंखों में चिंगारी चमक उठी। हालांकि उनका लहजा धीमा था, लेकिन उसमें गुस्सा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये पहले से ही वह राज्य था जिसे नियंत्रित करने की उसने पूरी कोशिश की थी। जब वांग जिमिंग ने ये सुना,
तो उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपना चेहरा छुआ, उसके लिए अंकल कियाओ की चिंता को महसूस करते हुए। वांग जिमिंग ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। अंकल कियाओ, मैं ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं है अब। और ये देखकर वांग ली ने तुरंत कहा, श्रीमान कियाओ, ठीक है, मुझे लगता है कि हमें बैठकर धीरे धीरे इस पर चर्चा करनी चाहिए। कियाओ युआन एक बहुत ही तर्कसंगत व्यक्ति था और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना जानता था। जब उसने वांग जिमिंग को पिटते देखा, तो वह सचमुच बहुत क्रोधित हुआ। हालांकि वह ये भी जानता था कि यह कैसी जगह है। वह पुलिस स्टेशन में और बच्चों के सामने भी तमाशा नहीं कर सका। इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। पूछताछ कक्ष में मेज पर कियाओ युआन एक कुर्सी पर बैठ गया। एक पुलिस अधिकारी ने उसे एक गिलास पानी दिया और वांग ली उसके सामने बैठ गया। मुझे पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन श्री कियाओ का इन बच्चों के साथ क्या संबंध है? वांग ली ने पूछा। मामलों को संभालने के वर्षों के अनुभव के परिणामस्वरूप वांग ली का संवेदनशील व्यक्तित्व विकसित हुआ। 3 बच्चों में से 2 के उपनाम वांग थे और दूसरे के उपनाम जियान थे। कियाओ युआन का उपनाम कियाओ था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे संबंधित नहीं थे। कियाओ युआन अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया और बिना कुछ छिपाए कहा, मैं वांग जिमिंग की मां का मंगेतर और उसका भावी पिता हूँ। कियाओ युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वाभाविक रूप से और स्वतंत्र रूप से बात की। वांग ली स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कियाओ युआन की ऐसी पहचान होगी। जब वांग जिचेन ने कियाओ युआन के शब्द सुने, तो उसने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अपना मुंह थोड़ा खुला करके अपनी सीट पर जम गया। उसने कहा कि वह उसकी मां का मंगेतर था। जब उसने अपना नाम सुना, तो वांग जिचेन अचानक घबरा गया। वह अब अंकल कियाओ और उसकी मां की कम परवाह नहीं कर सकता था। वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सका। वांग जिचेन मूर्ख नहीं थे। वह जानता था कि वह पहले से ही 16 वर्ष का है और पूरी आपराधिक जिम्मेदारी उठा सकता है। उसने वास्तव में ली योंग की आंख को ईंट से मारा था और उसे नहीं पता था कि उसकी चोटें कैसी थीं। लेकिन ली योंग की आंख अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ था। वांग ली ने कियाओ युआन की ओर देखा और कहा, वांग जिचेन को जानबूझकर चोट पहुंचाने का संदेह है। उसने एक युवक के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। निगरानी फुटेज पर एक रिकॉर्ड है। जानबूझकर चोट शब्द सुनकर वांग जिचेन का दिल तुरंत बदल गया ठंडा। दूसरी ओर कियाओ युआन बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह कुर्सी पर स्थिर बैठ गया और पूछा, मकसद क्या है? मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के ईंट उठाएगा और किसी के सिर पर मार देगा, खासकर जब वह व्यक्ति शांत हो और 18 वर्ष का भी न हो। ये सुनकर वांग ली की अभिव्यक्ति ठिठक गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सभी द्वारा दी गई गवाही और निगरानी फुटेज के अनुसार जिस व्यक्ति को धमकी दी गई और घायल किया गया वह वांग जिमिंग था। मुझे लगता है कि वांग जिचेन का मकसद अपनी बहन की रक्षा करना था। वांग ली एक नेक पुलिस अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने मामले पर पूरी तरह से निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से विचार किया। उस स्थिति में किसी और की गवाही के बिना भी केवल निगरानी वीडियो को देखकर कोई भी समझदार व्यक्ति यह बता सकता है कि वांग जिचेन का हमला करने का मकसद ये था कि उसकी बहन को पीटा गया था, क्योंकि एक क्षण पहले वह अभी भी डरा हुआ लग रहा था, जमीन पर बैठा हुआ था। जब कियाओ युआन ने वांग ली की बातें सुनी, तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था। मैंने निगरानी वीडियो नहीं देखा, लेकिन मेरा मानना है कि अधिकारी वांग समझ गए होंगे। फिर मैं अधिकारी वांग से पूछना चाहता हूँ, जब उनकी बहन की सुरक्षा को खतरा था,
तो क्या वांग जिचेन की कार्रवाई जानबूझकर चोट या आत्मरक्षा थी? वांग ली ने तुरंत कहा, जब किसी के परिवार की सुरक्षा को खतरा होता है, तो पीड़ित को वास्तव में खुद का बचाव करने का अधिकार है। हालांकि ये सब वास्तविक स्थिति के आधार पर तय किया जाना है। अपराध के समय, हालांकि पीड़ित वांग जिमिंग को हिंसा का शिकार होना पड़ा, लेकिन उसके जीवन को शारीरिक रूप से खतरा नहीं था। दूसरी ओर, वांग जिचेन ने दूसरे पक्ष के सिर पर ईंट से प्रहार किया। इस कार्रवाई से पहले ही दूसरे पक्ष के जीवन को खतरा हो गया है, इसलिए हमले की गंभीरता पहले से ही चोट का अपराध है। भले ही यह आत्मरक्षा के लिए हो, फिर भी इसे अत्यधिक आत्मरक्षा माना जाता है। वांग ली के स्पष्टीकरण का सामना करते हुए कियाओ युआन ने देने से इनकार कर दिया। वह थोड़ा आगे झुका और वांग ली की आंखों में देखा। अधिकारी वांग, क्या आपका मतलब ये है कि दूसरे पक्ष ने 15 वर्षीय लड़की के खिलाफ हिंसा की है? जब तक इससे उसकी जान को खतरा नहीं होता, पीड़िता और उसके परिवार को अपना बचाव करने का अधिकार नहीं है? वांग ली ने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम बहुत अधिक रक्षात्मक नहीं हो सकते। कियाओ युआन ने खर्राटा लिया। आत्मरक्षा किसे माना जाता है और फिर अत्यधिक आत्मरक्षा किसे माना जाता है? मैं एक वयस्क के रूप में अधिकारी वांग से पूछना चाहता हूँ, क्या आप आत्मरक्षा के इस स्तर को कुशलता से संभाल सकते हैं? दूसरे दृष्टिकोण से, जबकि उसे और उसके परिवार को हिंसक रूप से पीटा जा रहा था, उन्हें अभी भी विचार करना होगा कि जवाबी कार्रवाई कैसे की जाए। अधिकारी वांग, इसमें और मजाक में क्या अंतर है? मिस्टर कियाओ, आप तेज तर्रार हैं, लेकिन आप कानून के सामने शब्दों का खेल नहीं खेल सकते। कियाओ युआन के आक्रामक रवैये ने वांग ली को नाराज कर दिया और उन्होंने तुरंत उसे ठंडी चेतावनी दी। कियाओ युआन ने निराशापूर्वक उपहास किया, यदि आपके संचालन के परिणाम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, तो इस मामले में कोई खामियां नहीं है। मैं अब आपके साथ शब्दों का खेल नहीं खेल रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने 2 बच्चों के लिए न्याय मांगना चाहता हूँ और अपने दिल में मौजूद संदेहों का जवाब देना चाहता हूँ। ये जानना एक नागरिक का अधिकार है ना? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कियाओ युआन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी आभा वापस ले ली। उन्होंने आगे कहा, मैं अधिकारी वांग से दोबारा पूछूंगा, वहाँ कितने लोग थे, कितने वयस्क थे और कितने कम उम्र के थे? वांग ली ने अपने दिल में आह भरी। जिस क्षण कियाओ युआन ने प्रवेश किया, वह बता सकता था कि यह व्यक्ति एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। उस वक्त उनके जैसा अनुभवी पुलिस अधिकारी भी उन्हें संभाल नहीं सका। वांग ली को न चाहते हुए भी जवाब देना पड़ा। वांग ली ने सच्चाई से कहा, दूसरी तरफ 5 लोग हैं, एक कम उम्र का है, बाकी 4 वयस्क हैं। जब कियाओ युआन ने ये सुना, तो उसने फिर से पूछा, फिर मैं अधिकारी वांग से पूछना चाहता हूँ। 2 कम उम्र के बच्चे 5 लोगों का सामना कर रहे थे, जिनमें से 4 वयस्क हैं। आप वास्तव में मुझे बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा थी, धमकी नहीं दी गई? तथाकथित पर्याप्त खतरा क्या है? जब दूसरा पक्ष हत्या का हथियार निकालता है तो क्या ये खतरा है? या जब उन पर मुक्का मारा जाता है तो क्या ये खतरा है? वांग ली, कियाओ युआन ने जारी रखा। इसके अलावा इस पूरे मामले का कारण क्या था? ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बच्चों ने 5 लोगों को उकसाया हो, है ना? अगर दूसरे पक्ष ने पहले उन्हें उकसाया और यहाँ तक कि वांग जिमिंग जैसी छोटी लड़की के प्रति मौखिक और शारीरिक उत्पीड़न की भावना भी रखी, तो क्या इस मामले की प्रकृति फिर से नहीं बदलेगी? वांग ली, कियाओ युआन, ये हमें पिछले प्रश्न पर वापस लाता है। यदि दूसरे पक्ष के 5 लोगों ने पहले परेशानी पैदा की, तो 2 कम उम्र के बच्चों के रूप में
जब वांग जिचेन और वांग जिमिंग दूसरे पक्ष के 5 लोगों का सामना करते हैं, जिसमें 4 वयस्क उन्हें परेशान करने और उकसाने के लिए मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पहले से ही खतरे में है ना? वांग ली, कियाओ युआन ने कहा। आइए दूसरी परिकल्पना पर चलते हैं। यदि वांग जिचेन उस समय मौजूद नहीं थे और केवल वांग जिमिंग के साथ 5 लोगों ने दुर्व्यवहार किया था, अगर भीड़ में से कोई धर्मी व्यक्ति अचानक उन्हें सबक सिखाने के लिए दौड़ा, तो क्या इस धर्मी व्यक्ति को जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाना माना जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? क्या यह एक नेक कार्य नहीं है? तो फिर जो व्यक्ति बाहर भागा, वांग जिमिंग का भाई वांग जिचेन, वह व्यक्ति क्यों बन गया जिसने जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाई? यह उचित नहीं होना चाहिए, है ना? एक अजनबी उचित उद्देश्य के लिए बहादुरी से काम कर रहा है, लेकिन अगर यह उसका भाई था, तो यह अत्यधिक आत्मरक्षा हो गई। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इस बारे में ध्यान से सोचें। क्या यह उचित है? वांग ली, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाओ युआन के शब्द तेज सुइयों की तरह थे जिससे वांग ली सीधे सोचने में असमर्थ हो गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि वांग ली को भी लगा कि कियाओ युआन की बातें समझ में आ रही हैं। यह उचित और तार्किक था, यहाँ तक कि अंतिम परिकल्पना भी पुनर्तः मान्य थी। कियाओ युआन ने उससे बार बार सवाल किया। वह न केवल वांग जिचेन को इससे छुटकारा पाने में मदद करना चाहता था, बल्कि वह उसे एक धर्मी व्यक्ति के रूप में चित्रित करना भी चाहता था। वांग जिचेन स्तब्ध रह गए जब उसने ये सुना। इस समय उसने कियाओ युआन की पीठ की ओर देखा और महसूस किया कि यह आदमी चमक रहा था। ये किस प्रकार का बचाव था? जब उसने ये सुना, तो उसे लगा कि उसे अगले सेकंड में बहादुरी की ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी। जियान ए ने अपनी बाहों को पार कर लिया और कियाओ युआन के परिष्कार को सुनते हुए एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कोने में दीवार के खिलाफ झुक गई। भावनात्मक दृष्टिकोण से कियाओ युआन के सभी शब्द लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जब तक किसी के पास विवेक है, वे आसानी से उसकी बातें मान सकते हैं और आम सहमति पर पहुंच सकते हैं। ये बात अलग रखते हुए कि क्या वांग जिचेन एक धर्मी व्यक्ति थे, वह निश्चित रूप से अपना बचाव कर रहे थे। जैसा कि वांग ली ने कहा था, वांग जिचेन बहुत रक्षात्मक थे। बेशक वैध आत्मरक्षा के दायरे को इंगित करने के लिए कोई मानक पैमाना और औचित्य की भावना नहीं थी, लेकिन कानून तर्कसंगत था। अंततः इसका अपना अछूत मानक वहां खड़ा था, और वांग जिचेन ने एक हत्या के हथियार का इस्तेमाल किया था, जो उसके हाथ में ईंट थी। इस बिंदु से ये देखा जा सकता है कि वह वास्तव में स्थिति में बहुत उग्र था। हालांकि इस मामले के बारे में जियान की सच्ची राय और भावनाएं नहीं थीं, लेकिन कानून की नज़र में सच्चाई तर्क से बड़ी थी। इसलिए हालांकि लोगों ने कहा कि कानून समाज की स्थिरता और सद्भाव को बनाए रखता है, एक अर्थ में ये बहुत ठंडा अस्तित्व था क्योंकि कानून निर्दयी था। हालांकि कियाओ युआन के शब्द रोमांचक और पूरी तरह से उचित थे, लेकिन इसने पूरे मामले में वांग ली के फैसले को प्रभावित नहीं किया। मामलों को संभालने के वर्षों के अनुभव के परिणामस्वरूप वांग ली का निष्पक्ष व्यक्तित्व विकसित हुआ। उन्होंने पीड़िता के प्रति सहानुभूति और समझ व्यक्त की, लेकिन साथ ही वह एक कानून लागू करने वाले भी थे। कियाओ युआन ने वांग ली को चक्कर में डाल दिया। बस एक पल में वांग ली को धीरे धीरे होश आ गया। उसने धीरे से आह भरी और उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई, मानो कियाओ युआन की बुद्धिमत्ता के लिए उसकी स्वीकृति और प्रशंसा प्रकट हो रही हो। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, उन्होंने कहा, मैं श्री कियाओ की रक्षा करने की इच्छा को समझता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ। अन्य
जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, पूछताछ कक्ष के बाहर 10 से अधिक लोग बैठे हैं। ये सभी लोग अपने बच्चों के लिए यहाँ हैं। यह अफसोस की बात है कि उनके पास श्री कियाओ की तरह शांत और बुद्धिमान दिमाग और शानदार जीभ नहीं है। अन्यथा, चाहे मेरा दिमाग कितना भी साफ क्यों न हो, मुझे डर है कि मुझे अंदर लाया गया होता। कियाओ युआन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना वांग ली ने जारी रखा। लेकिन मिस्टर कियाओ, आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वांग ज़िचेन अत्यधिक रक्षात्मक था या नहीं ये दूसरे पक्ष की चोटों पर निर्भर करता है। हालांकि दूसरे पक्ष के सिर से खून बह रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह गंभीर रूप से घायल है। अगर यह सिर्फ हल्की चोट है, तो यह उतनी गंभीर नहीं होगी, और यदि आप दोनों एक निजी सुलह समझौते पर पहुंच सकते हैं, तो यह मामला और भी सरल हो जाएगा। वांग ली के शब्द स्पष्ट थे। पैसा उन झगड़ों को सुलझा सकता है जिनके आपराधिक परिणाम नहीं होते। ओह! कियाओ युआन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और एक मजाकिया व्यंग्य प्रकट किया। ये देखकर वांग ली की अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी लेकिन ठंडी हो गई। हालांकि कियाओ युआन ने ठंडे स्वर में कहा, ये पता चला है कि लोगों के एक समूह ने बिना किसी कारण के सड़कों पर मेरे 2 बच्चों पर हिंसा की। अंत में न केवल दूसरा पक्ष ठीक होगा, बल्कि पीड़ित के रूप में हमें दूसरे पक्ष को मुआवजा भी देना होगा। अगर मैं सही ढंग से समझूं, तो क्या अधिकारी वांग का यही मतलब था? लंबे समय तक जीवित रहने के बाद व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। कियाओ युआन ने चंचल अभिव्यक्ति के साथ वांग ली को देखा और बेहोश होकर कहा, तो हमारे चीन के कानून बहुत निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हैं। पीड़ितों की सुरक्षा बहुत विचारशील है। मुझे लगता है कि मुझे बइयुन शहर और यहाँ तक कि जिन प्रांत में प्रमुख मीडिया को इसके बारे में सूचित करना होगा और आपके जियांगयांग रोड पुलिस स्टेशन को प्रचारित करने में आपकी मदद करनी होगी। ये जनता को ये देखने देने के लिए भी है कि आप समाज की रक्षा कैसे करते हैं और पीड़ितों के साथ कैसे ठंडा व्यवहार करते हैं। अंत में कियाओ युआन की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। उसके स्वर में मजाक की कोई झलक नहीं थी। जाहिर था कि वह गुस्से में थे। कियाओ युआन का सामना करते हुए वांग ली ने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों की सच्चाई पर संदेह नहीं किया कि वह उन्हें मीडिया के सामने बेनकाब कर देंगे, चाहे वह सही हो या गलत। अंततः यह उसकी गलती बन जाएगी, क्योंकि जबकि कानून के पास बोलने का कोई कारण नहीं था, लोगों के पास कारण था। आम लोग जब भी कुछ देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। इस श्री कियाओ ने उसे समर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसी विधि का उपयोग किया। हालांकि केवल जियान यही बता सकता है कि कियाओ युआन किसी को मजबूर नहीं कर रहा था, क्योंकि कियाओ युआन की नज़र में वांग ज़िचेन की कोई गलती नहीं थी। जो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए बहादुरी से खड़ा हुआ वह गलत कैसे हो सकता है? वांग ज़िचेन की भावनाएं मिश्रित थीं। उसने कियाओ युआन को देखा, वह आदमी जिसे उसने पहली बार देखा था, अचंभित होकर। यदि वे ऐसी विशेष स्थिति में नहीं मिले होते, तो वांग ज़िचेन को पता था कि उन्हें कियाओ युआन से घृणा महसूस हुई होगी। इस समय उन्होंने कियाओ युआन को तुरंत स्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि कियाओ युआन अपने अपराध से छुटकारा पाने के लिए इतना कुछ क्यों करेगा और बिना पीछे हटे पुलिस की वर्दी में एक पुलिस कप्तान का सामना करेगा। यहाँ तक कि उसका दबदबा भी था। वांग ज़िचेन के दिल में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। यही उसकी जटिल भावनाओं का कारण था। कियाओ युआन ने कहा कि वह इस मामले को मीडिया के सामने उजागर करना चाहते थे। यह एक धमकी भरा अनुस्मारक प्रतीत हुआ, जिसने वांग ली को गहरी सोच में डाल दिया। एक पल के लिए
उसे समझ नहीं आया कि ऐसा समाधान कैसे खोजा जाए जो कानून के न्याय की रक्षा कर सके और इस मामले को उचित रूप से हल कर सके। हालांकि इससे पहले कि वांग ली इसके बारे में गहराई से सोच पाते, पूछताछ कक्ष का दरवाजा फिर से खुल गया। जी हाओयू हल्के भूरे रंग के स्पोर्ट्सवेयर में दरवाजे के बाहर दिखाई दिए। दरवाजा खोलने वाले पुलिस अधिकारी ने कहा, कैप्टन वांग, जियान ए का परिवार। जब उन्होंने सुना कि यह जियान ए का परिवार है, वांग जिचेन, वांग जिमिंग और कियाओ युआन ने अवचेतन रूप से दरवाजे से बाहर देखा। जब उन्होंने शख्स को देखा तो सभी दंग रह गए। वांग जिचेन ने जी हाओयू को पहले कभी नहीं देखा था और उसका चेहरा प्रश्नचिन्हों से भर गया था। वांग जिमिंग ने जी हाओयू को पहले देखा था। उस समय वांग युनमेई ने जी हाओयू को पकौड़ी खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। जियांग चुनफेन थे। ट्रांसलेशन फेल्ड फॉर दिस सेक्शन। राष्ट्रपति कियाओ युआन ने राहत की सांस ली और जियान ए को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैंने सोचा कि मुझे तुम तीनों को अकेले ही बाहर लाना होगा। अब जब यंग मास्टर जी यहाँ हैं, तो मुझे अंततः राहत मिली है। वांग जिचेन को खुद को दोषमुक्त करने में मदद करना उनके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस टकराव के बाद कियाओ युआन बता सकता था कि अधिकारी वांग ली से निपटना भी एक मुश्किल व्यक्ति था। जियान ए बेबसी से मुस्कुराया। मैं शुरू में चाहता था कि आप हम तीनों को बाहर लाएं, लेकिन अधिकारी वांग ने जोर देकर कहा कि मैं अपने माता पिता को अकेले बुलाऊं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग ली खड़े हो गए और उनके पास चले गए। जब उसकी नज़र जी हाओयू पर पड़ी, तो वांग ली की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। जी हाओयू के सुंदर चेहरे को देखकर वांग ली को ऐसा लगा जैसे उसे धोखा दिया गया हो, क्योंकि जी हाओयू बिल्कुल भी माता पिता की तरह नहीं दिखते थे। मैं जियांग रोड पुलिस स्टेशन का ड्यूटी कैप्टन वांग ली हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जियान ए के साथ आपका क्या रिश्ता है? वांग ली ने जी हाओयू की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। जब जी हाओयू ने ये सुना, तो उन्होंने वांग ली की ओर देखा। जैसे ही वह मुड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह शीतलता और संयम ने ले ली। अपनी आंखों में ठंडे भावों के साथ जी हाओयू ने धीरे से भावहीन होकर कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता हूँ। मैं आपके निर्देशक से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह निर्देशक को देखना चाहता था। इससे वांग ली की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। वांग ली ने सीधे जी हाओयू की उदास आंखों में देखा और कहा, मैं आज रात ड्यूटी पर कप्तान हूँ, इसलिए जब तक आज रात जियांग रोड पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कुछ भी होता है, मैं इसे संभाल लूंगा। निर्देशक आसपास नहीं हैं, इसलिए कृपया हमारे साथ सहयोग करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग ली ने जी हाओयू की ओर देखा और शब्द दर शब्द पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जियान ए के साथ आपका रिश्ता क्या है? हालांकि इसी समय पूछताछ कक्ष का दरवाजा अचानक बाहर से खोल दिया गया। एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी घबराहट में दौड़ा। वह आदमी साधारण कपड़े पहने हुए था। उसकी घबराहट में यहाँ तक कि उसने अपने कोट के बटन भी गलत लगा दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक जोड़ी सूती चप्पल भी पहन रखी थी। वह हास्यास्पद लग रहा था। ओह, आप युवा मास्टर जी होंगे। ली जोंग के प्रवेश करने के बाद उसने एक नज़र में जी हाओयू पर नज़र डाली। वह आगे बढ़ा और क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया। मैं जियांग रोड पुलिस स्टेशन का निदेशक ली जोंग हूँ। युवा मास्टर जी, आप पर नज़र डालें। अगर कुछ था, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते थे। आपको आधी रात में यहाँ क्यों आना पड़ा? जैसे ही वह बोला, ली जोंग के माथे से पसीना निकल आया।
यह अज्ञात था कि क्या वह जी हाओयू का सामना करते समय घबराया हुआ था, या क्या वह जल्दी से थक गया था। निर्देशक ली, जब उसने ली जोंग को देखा, तो वांग ली चौंके बिना नहीं रह सका। रात का 1 बज चुका था। क्या निर्देशक ली विशेष रूप से घर से आए थे? जियो वांग, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। उन्हें बाहर ले जाओ और प्रतीक्षा करो, ली जोंग ने वांग ली से कहा। लेकिन वांग ली ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ली जोंग ने उसे घूर कर देखा। हालांकि जी हाओयू का सामना करते समय उनकी अभिव्यक्ति कुछ ऐसी थी, फिर भी वे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक थे। अपने अधीनस्थों का सामना करते समय उनमें अभी भी एक निश्चित भय था। मैंने अभी अभी जियो लियू को मुझे सामान्य स्थिति समझाते हुए सुना। यह कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर बात मत करते रहो। बाहर जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। ली जोंग के शब्द पहले से ही वांग ली को प्रेरित कर रहे थे। मामले की प्रकृति गंभीर नहीं थी। अगर वह अपने दिल के रबर बैंड को थोड़ा ढीला कर दे तो मामला आसानी से सुलझ सकता है। जो जितना अधिक दृढ़ होगा, चीजें उतनी ही अधिक जटिल होंगी। जब वांग ली ने ये सुना, तो वह जी हाओयू को गहराई से देखने से खुद को नहीं रोक सका। वह युवा व्यक्ति कौन था जिसने निर्देशक ली से ऐसा व्यवहार करवाया? हालांकि श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच अभी भी अंतर था। वांग ली ने कुछ नहीं कहा। दरअसल उनके दिल में ज्यादा नाराजगी नहीं थी। एकमात्र चीज जिसकी उसे परवाह थी वह दृश्य था जो उसने निगरानी वीडियो में देखा था। वह बहुत अविश्वसनीय था। तुम लोग? वांग ली ने मुड़कर पूछताछ कक्ष के दूसरे कोने में मौजूद लोगों से कहा, मेरे साथ बाहर आओ। आपका परिवार यहाँ है और आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग ली युवकों को पूछताछ कक्ष से बाहर ले आए। ये देखकर बाकी 2 नौसिखिया पुलिस अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर चले गए। तभी जी हाओयू ने जियान ऐसे कहा, तुम लोग बाहर जाओ और इंतजार करो, मैं इसे संभाल लूंगा। जब वांग जिमिंग ने ये सुना, तो वह जल्दी से खड़ी हो गई और कियाओ युआन के पास चली गई। ये देखकर वांग जिचेन भी वहां से चला गया, लेकिन उसने जानबूझकर कियाओ युआन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जियान ए ने सिर हिलाया और जी हाओयू को धीमी आवाज में पूछते हुए सुना, आप इसे कैसे संभालना चाहते हैं? जियान ए आह भरने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने उसे वह सिखाया है जो उसे जानना आवश्यक है। यह अच्छा है कि मैं बच सकता हूँ। शुरू से ही उसने कभी किसी को पुलिस स्टेशन में घुसने देने या हिरासत में लेने के बारे में नहीं सोचा था। उसने कभी पुलिस बुलाने के बारे में सोचा भी नहीं था। अगर उसे पता होता कि दर्शकों ने पुलिस बुला ली है तो शायद वह कुछ भी करने से पीछे हट जाती। पुलिस स्टेशन में प्रवेश करना अंततः परेशानी भरा था। इसके अलावा वांग जिचेन और वांग जिमिंग आसपास थे। वह तो बस जल्दी से इस जगह से निकल जाना चाहती थी। हालांकि उसने अचानक कुछ सोचा और जल्दी से कहा, इसके अलावा उस निगरानी जानकारी को वापस लेना याद रखें जिसे अधिकारी वांग ने अभी कॉपी किया है। इसमें उसके भूत की तरह अचानक सामने आने का दृश्य रिकॉर्ड हो गया। जियान ए स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि अधिक लोग इसे देखें, इसलिए उसे निगरानी जानकारी हटानी पड़ी। चाहे कुछ भी हो, जी हाओयू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और एक जानने योग्य मुस्कान प्रकट की। ठीक है, मैं समझता हूँ, बाहर मेरा इंतजार करो। जियान ने सिर हिलाया और कियाओ युआन और बाकी लोगों का अनुसरण किया। ये देखकर ली जोंग के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। युवा मास्टर जी, बैठिए। गलियारे में जियान ए और बाकी लोग किनारे पर बैठे थे। वांग ली और पुलिस ने संघर्ष से बचने के लिए दूसरे पक्ष को अलग
कर दिया। उस पर नजर पड़ते ही जियान एक कुर्सी पर बैठ गई और वांग ली की जटिल नजर की ओर देखने के लिए थोड़ा ऊपर देखा। जियान ने मुस्कुराए और वांग ली को एक हानिरहित मुस्कान दी। वांग ली ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे आगे बढ़ने और जियान ऐसे पूछने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की क्योंकि वह जानता था कि यह लड़की उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिखती थी। यदि उसने पूछा भी तो शायद उसे कोई उत्तर न मिले। अंकल कियाओ, वह मेरा भाई वांग जिचेन है। मैंने पहले भी आपसे उसका जिक्र किया था। इस समय वांग जिमिन को लगा कि माहौल बहुत शांत था। उनके बीच एक अजीब सा माहौल बन गया और वह उनका परिचय कराए बिना नहीं रह सकी।